हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज हम फिर से नेचुरल वेजिटेशन और इरिगेशन सिस्टम यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों, नहरों और सिंचाई के पद्धति पर पिछला जो क्लास आपका कवर हुआ होगा वहां से जो आगे के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम बनाए हैं। 30 क्वेश्चन हैं और इस 30 क्वेश्चन में मोर देन 100 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो बस एटलस खोल के बैठ जाइए और दिल करे तो क्लास 11th वाली जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी का जो किताब आती है ना क्लास 11th में, उसको लेके बैठिए। और उसमें एक चैप्टर पूरा पूरा फॉरेस्ट पर ही दिया हुआ है, तो उस चैप्टर को साथ में लगे आप खोल लीजिए। देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे तो आप वहां नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम पॉइंट वहां दिए हुए हैं और उन्हीं के सहारे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो, आज का पहला सवाल दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिसका मैक्सिमम एरिया कवर करता है, जो मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। अब बात अगर यही कहें कि एरिया वाइज आया है ना, तो चलो जरा हमें ये बता दो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर हम कहें एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं। एरिया वाइज अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, एरिया वाइज पूछ रहा हूं। कमेंट करके साथ में बताते चलना। टॉप 5 स्टेट्स में बता दे रहा हूं, सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश। जो लोग मिजोरम आंसर दे रहे हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि वो परसेंटेज वाइज है, लेकिन अगर एरिया वाइज पूछता है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे, तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरा कहां है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा अगर कहें कि तीसरा स्टेट जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। चौथा अगर कहा जाए तो उड़ीसा में। सिर्फ टॉप 5 स्टेट्स का नाम बता रहा हूं मैं आपको, उड़ीसा में। और पांचवा अगर कहें तो महाराष्ट्र में। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां एरिया वाइज फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पिछला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था कि किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, और लेकिन देखो किस प्रकार का पूछा था, मैं तो एरिया बता के चला गया। चलो अगर प्रकार में देखा जाए ना, तो भारत में 3 प्रकार के वन मोस्टली पाए जाते हैं, उनको भी यही देख लेते हैं। वन अगर पूछा जाए कि वन मोस्टली पाए कितने जाते हैं, फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली होते हैं, अगर आमतौर पर मोटे तौर पर बांटा जाए तो 3 प्रकार के। पहला होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय वन। दूसरा कहें तो माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि जो पर्वतीय वन होते हैं। आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशन अलग अलग किताबों में मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। और तीसरा है मैंग्रोव, या इन्हीं को स्वैम्प भी कहा जाता है, स्वैम्प फॉरेस्ट। ज्यादातर जो पौधे पाए जाते हैं वो होते हैं, अगर ये घटते क्रम में है, सबसे ज्यादा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन, फिर पाया जाता है पर्वतीय वन, और फिर पाया जाता है मैंग्रोव। उष्णकटिबंधीय फिर कई पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय में सबसे ज्यादा प्रकार का जो वन पाया जाता है, 40.69% पाया जाता है, वो होता है क्या? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन। ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुष्क पर्णपाती। ये भारत में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, शुष्क पर्णपाती या ड्राई डिसीडियस। उसके बाद होते हैं कौन से? मॉइस्ट डिसीडियस, यानी कि आर्द्र पर्णपाती। फिर आते हैं सदाबहार वन, जिनको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये उसके बाद पाए जाते हैं। और सबसे कम मात्रा में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कटीले वन, या इनको इंग्लिश में कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पतझड़ या पर्णपाती वन। और उस पर्णपाती वन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुष्क पर्णपाती, एक होता है आर्द्र पर्णपाती यानी डिसीडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस। जिसमें सबसे ज्यादा भारत में किसी वन का प्रकार है जो पाया जाता है
वो है कौन सा, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, वो है 40%। उसके बाद है मॉइस्ट डिसीडियस 17% के आसपास है। फिर उसके बाद एवरग्रीन है, फिर थॉर्न फॉरेस्ट कटीले वन है जो रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है क्या कि माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल के बाद, पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर होता है मैंग्रोव या सुंदर वन का नाम आपने सुना होगा। तो ये वाले जो वन है, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में क्या पाया जाएगा। तो आपने देखा सर्वाधिक बृहद में पाया जाता है ड्राई डिसीडियस। देखते हैं ड्राई डिसीडियस दिया है, नहीं दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या पाया जाता है, मॉइस्ट डिसीडियस या आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखें आर्द्र दिया है, हाँ देखो ये दिया है, आर्द्र पर्णपाती वन दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा ये 17.6% के आसपास होता है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में दे रखा होता कि उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, तो उत्तर वो सही हो जाता। अगर ऐसे भी पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन या ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट उसके बाद पाए जाते हैं। आपसे अगर क्रम पूछ दिया जाए आप तो भी लगा सकते हैं, आपको परसेंटेज अगर पूछ दिया जाए तो भी लगा सकते हैं। तो चलो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत, ठीक है, उम्मीद है कि ले लिया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो साथ में क्या होता है, जब क्वेश्चंस के बहुत सारे, देखो किताब में क्या होता है इकट्ठा परोस दिया जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं उसको अलग 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 कर दें जिससे आपकी समझ में आ जाए। बाकी डेटा तो आपको किताब से मिल ही रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि सागौन और साल किसके उत्पाद हैं। तो सागौन, आप ये जो पौधा है ना सागौन, आप कभी जितने लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हो ना, वो देखो कि क्या है कि खेतों में किनारे सागौन लगा दिया, बिल्कुल जिधर साइड में अपनी अपनी बाउंड्री बनाने के लिए लोग करते क्या है, जो पहला पेड़ लगाया जाता है वो होता है सागौन, और उसके बाद आपको दिखेगा शीशम। तो सागौन, शीशम, महुआ, आम, ये सब का सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, कि शुष्क पर्णपाती वनों का ये एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है, उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, कटीले वन, पर्वतीय वन। तो भाई अभी तो देख रहे थे हम लोग ना कि ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल होता है सागौन। साल आपको नहीं भी मालूम है तो आप सागौन से बहुत आराम से लगा सकते हो, क्योंकि जो आसपास जो देख रहे हो ना वही एग्जाम्पल उठा के लग देना। और मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है कौन, शुष्क पतझड़ वन या ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, यही तो सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, ये पर्णपाती वन। तो ये क्या करेंगे कि जब भी पूछेगा आसपास जो भी चीजें दिखेंगी आपको, आप बेझिझक उस पर लगा सकते हो। चलो अगला सवाल कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। पूछ रहा है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं ऐसा क्या होता है कि हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है कि जैसे आप हिमालय में ऊपर बढ़े, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर बढ़ने के क्रम में क्या हमको दिखाई देता है कि पहली चीज तो टेम्परेचर में कमी आती है, दूसरा होता है प्रेशर में कमी आती है, तीसरा होता है वर्षा में कमी आती है, चौथा होता है कि जो अक्षांशों से दूरी बढ़ती जा जाती है उसमें कई सारे चेंजेस हमें इसलिए देखते हैं कि पहाड़ों का पर जो पेड़ पाए जाते हैं ना उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला तो तापमान में गिरावट। तो भैया ऊपर चलोगे हिमालय में तो तापमान में तो गिरावट आनी ही आनी है, तो बिल्कुल आएगी। फिर कह रहा है वर्षा में बदलाव, बिल्कुल वर्षा में बदलाव होता है, पानी धीरे 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 जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर ऊपर जाते हैं, लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं, पानी धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो उसी हिसाब से पर्वतों का, वनस्पतियों का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है। चलो तीसरा दे रहा है कि मिट्टी का अनुपजाऊ होना, बिल्कुल बात सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ इतने सारा ह्यूमस होने के बावजूद, इतने सारे पेड़ हैं, इतना काई है, इतना झाड़ियां हैं, इतनी सारी घास हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मृदा में, यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी है कि बिल्कुल वो अनुपजाऊ हो जाती है। एक तो ढलाव ऐसा हो जाता है, दूसरे खाद नहीं मिल पाती है, मिट्टी में पहले से कमी है, बंजर जमीन जैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर पेड़ पाए जाते हैं। तो मिट्टी का अनुपजाऊ होना भी एक कारण है वनस्पतियों में बदलाव का। फिर कह रहा तेज हवा, तो भाई तेज हवा क्या ही बिगाड़ लगी, वो वनस्पतियों का प्रकार नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वनस्पतियों को नष्ट जरूर कर सकती है। तो अगर यहाँ पूछा जाता कि वनस्पतियों के नष्ट होने में क्या सहायक है, तो उत्तर होता चौथा। लेकिन कह रहा है वनस्पतियों में परिवर्तन लाने में क्या सहायक है, तो शुरू हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखते हैं कोई आंसर दे रखा है क्या, हाँ ये दिया है ए, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तीन के तीनों वनस्पतियों में जो परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि विद इंक्रीजिंग इन हाइट, हाइट बढ़ने के साथ साथ, एल्टीट्यूड में चेंज आने के साथ साथ क्या कह रहा है, हिमालयन माउंटेन रेंज में कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं, तो फॉल इन टेम्परेचर, चेंज इन रेनफॉल, इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बट द स्ट्रॉन्ग विंड कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द नेचर ऑफ vegetation. So the answer would be first, second and 3. From the previous question we have seen a lot of things about it.
So let's go for the next question. The fourth question says कि as compared to the eastern Himalaya, the height of the tree line in the western Himalaya, कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में, ये रहा हिमालय भैया अपना, कह रहा है कि पूर्वी हिमालय ये है ईस्टर्न हिमालय, ये है वेस्टर्न हिमालय, तो कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, तो पूर्वी हिमालय देख रहे हो ना, ये रहा 0 डिग्री, इससे दूरी इसकी कम होती है, इससे दूरी इसकी ज्यादा होती है, ऊंचाई इसकी कम होती है, ऊंचाई इसकी ज्यादा होती है। तो ट्री लाइन का मान या ट्री लाइन उसको कहा जाता है कि जहां पर पेड़ उगने में सक्षम हो। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र हैं, जैसे देखोगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन क्षेत्रों में अभी देखा जाए तो परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां फॉरेस्ट अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि तापमान में गिरावट आ जाती है, समुद्र तल से दूरी बढ़ जाती है, अक्षांशों में ऊंचाई आ जाती है, ठीक है, हिमपात होने लगता है। तो जो चीज वन को उगने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए इनका ट्री लाइन क्या होता है, कम होता है। अगर कम की बात की जाए कितनी, तो देखो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में देखा जाए तो होता है 3000 से लेके 3300 मीटर ट्री लाइन का मान, और यहां देखा जाए पूर्वी हिमालय में, तो पूर्वी हिमालय में होता है, कहां तक खत्म हुआ था, 3300 से ना, 3300 से लेके 3600 मीटर ये ट्री लाइन की ऊंचाई है, यहां तक पेड़ उगने में सक्षम होते हैं। तो पूछ रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की मान पश्चिमी हिमालय में, अच्छा पश्चिमी हिमालय में पूछ रहा है ना, तो पश्चिमी हिमालय में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में कम है ना, 3000 से 3300 है, और पूर्वी हिमालय में 3300 से 3600 है, तो आंसर हो जाएगा बी, कम होता है। यहां मिटा देता हूं ताकि आपको देखने में हो जाए। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता रहे कि कितना कम होता है या कितना ज्यादा होता है। अगला सवाल कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, यानी कि वेस्टर्न हिमालयन सिस्टम में क्या चीजें पाई जाएगी, भैया वहां खनिज होगा, नहीं होगा, होगा क्या, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में कितना पड़ रखा है, बहुत कम, अभी तो लिथियम हाल ही में खोजा गया है, इसके अलावा ना लोहा होता है, ना सोना होता है, ना हीरा होता है, ना कोयला होता है, कुछ नहीं होता है। जो होता है वो ब्यूटी है, और ब्यूटी है वहां के वनों के हिसाब से, वहां पर हिमपात के हिसाब से, वहां के वेजिटेशन के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से। तो जो पहली चीज उनके पास है वो है नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पतियों में सबसे ज्यादा चीज जो पाई जाती है वो पाया जाता है वन। तो देखते हैं क्या वन ऑप्शन में दे रखा है, हाँ पहला ही ऑप्शन दे रखा है वन, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट जोन, वही पश्चिम हिमालय पर फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से एक वृक्ष का बाहुल्य है, कौन सा ऐसा पेड़ है जो पश्चिमी हिमालय में ज्यादातर पाया जाएगा। तो भाई हिमालय का कोई भी रेंज पूछे और पूछ दे कि सबसे ज्यादा कौन सा पेड़, उत्तर होगा देवदार। कुछ भी आए, देवदार आप बेझिझक लगा सकते हो। देखो चीड़, पाइन, स्प्रूस, ये सारी चीजें वहां पाई जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि देवदार जो होता है 1500 मीटर की ऊंचाई पर या उससे ऊपर की ऊंचाई पर होता है। कहीं भी घूमने चले जाओ, नैनीताल, मसूरी, हल्द्वानी, ऋषिकेश, अभी शिमला, मनाली, कहां कहां जा सकते हो, जहां भी चले जाओगे, जो सबसे ज्यादा पेड़ आपको क्रिसमस ट्री का जस्ट अपोजिट, क्रिसमस ट्री का ट्री ऐसे बनता है, लेकिन इसका ऐसे बनता है छोटी छोटी छोटी, इतनी उंगली के बराबर बराबर, इसमें पत्तियां निकली होंगी, पत्तियां मुड़ी होती हैं, गोल होती हैं, सुई की तरह दिखाई देंगी। जो पेड़ दिखे ना सबसे ज्यादा, वही है किस चीज का पेड़, देवदार का। तो देखते हैं देवदार ऑप्शन में दे रखा है क्या, चीड़, देवदार, सिल्वर फर्न और नीला पाइन। तो हाँ देवदार दे रखा है। तो बाकियों से अगर ज्यादा होगा ना तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज पाया जाता है देवदार, इसलिए आंसर सही हो जाएगा क्या, देवदार। फिर आता है अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां सिनकोना नहीं पाई जाती है। तो सिनकोना की छाल से एक दवा बनाई जाती है कुनेन, और वो यूज किया जाता है मलेरिया में। और सिनकोना एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है। तो ऐसी जगह जहां पानी लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास गिर रहा होगा और सब टेम्परेचर वही मॉडरेट रहता होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। हम देखते हैं, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 100-200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश नहीं होती। चलो देखते हैं, पहला दे रखा है असम। तो भाई असम में तो ऑलरेडी सुरमा घाटी में इतना सारा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, अरे नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी जाती है और जाके उधर माल्टा फॉल्ट के पास सुरमा घाटी में अपना पूरा पानी गिरा देती है। तो असम तो आंसर करता ही नहीं होगा। फिर देखने कह रहा है केरल। तो भाई केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो इतनी सर्दी यहां पर भेज दी गई है
कि यहाँ पर सर्दी आए ना आए मानसून जरूर आता है। भारत में पहला मानसून 1 जून को साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में केरल के तट पे आकर टकराता है ना। वेस्टर्न घाट आपने पढ़ रखा हो, ये इंडिया का स्ट्रक्चर बनेगा, ये वेस्टर्न घाट है, इसी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन पे नीचे देखेंगे तो केरल आता है, उसी केरल के तट पे पहली बार दक्षिण पश्चिम मानसून आके टकराता है और अपना पूरा पानी गिरा देता है। तो भाई जब इतना पानी यहाँ केरल में गिर रहा है तो मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाएगी। हम बताते हैं कि यहाँ पानी ज्यादा हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ सिनकोना का पेड़ ना हो। फिर आता है छत्तीसगढ़, तो भाई छत्तीसगढ़ तो आंसर सही हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतना सारा पानी नहीं है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी बारिश होती है। तो ऐसी जगह पर सिनकोना उगेगा जहां पानी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहते हैं? भाई आग तो उन्हीं के अंदर हो गई जिनके अंदर ब्यूटी होती है। तो याद रखिएगा कि जंगल की आग भी उसी पौधे में होती है जिस पौधे के अंदर ब्यूटी होती है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम होता है। ये देखो ब्यूटी है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो इसी को कहा जाता है जंगल की आग। और इसका आम भाषा में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का नाम है ढाक, और एक और नाम है इसका पलास। और पलास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। तो ये याद रखिएगा, दोनों तरह से एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के हिसाब से भी और ऐसे भी। तो हो गया भैया, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प को कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या इसको कहते हैं ढाक और इसी को कहते हैं पलास। और इसके पत्ते इतने ज्यादा सूख जाते हैं ना कि पत्तों में घर्षण की वजह से लग जाती है आग, और जंगल में आग लगने का सबसे पहला कारण होता है यही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसी के बारे में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन नहीं पाया जाता? भैया पूछ रहा है जो आपके आसपास उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल था कौन सा? सागौन, जो आप आसपास अपने खेतों में अपने अगल बगल चलते हुए देखते होंगे ना, वही पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में ये पाया नहीं जाएगा। तो चलो देखते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो ये बताओ, उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में इसका मैक्सिमम अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। कर्नाटक में भी पाया जाता है, पाया कहाँ नहीं जाएगा? झारखंड में। ये एरिया होता है कोयला, बंजर जमीन है, पानी है नहीं, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसको ग्रो करने में हेल्प नहीं करता, तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या इसका? झारखंड। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो बताओ, एक पिक्चर आई थी, कौन सी? अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की, वो पूछते हैं ना उसमें गोभी का फूल फूल होते हुए भी फूल क्यों नहीं है। यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं पाए जाते? तो उत्तर हो जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके, फर्न। फर्न एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि फूल नहीं पाए जाते। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है, अरे बड़ा लंबा सवाल दे दिया। कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000। तो बिल्कुल अभी तक हमने क्या देखा था कि पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन था वो कहाँ था? 3000 से लेके और 3300 मीटर, यही पिछले सवाल में हमने पढ़ा था। उसी से कह रहा है कि जबकि पूर्वी हिमालय में हम क्या देखे थे कि 3300 से लेके और 3600 मीटर तक ट्री लाइन थी। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो वहां मैंने आपको कारण पहले ही बता रखा था कि एक तो समुद्र तल से पश्चिमी जो पूर्वी हिमालय वो समुद्र तल के नजदीक है, दूसरा अक्षांशीय विस्तार की अगर देखा जाए, हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार में भी वो क्या है? नीचे लैटिट्यूड की बात कर रहा है, तो निचले लैटिट्यूड पर पाया जाता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। यही दो रीजन है इसके। देखते हैं किसी आंसर में दे रखा है, हाँ ये दे रखा है बी, कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकट होना, यही उत्तर था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये क्या है? ABCD इधर कर दिया गया है। चलो
देखते हैं कि सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना 4 पौधे पूछे गए हैं, जिसके बारे में 2 के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा। एक तो सुंदरी, जिससे सुंदरवन का नाम रखा गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और दूसरा है सिनकोना, जिसको अभी तक हमने देखा था कि सिनकोना एक तरह का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जा सकता है। तो सबसे पहले सुंदरी को ढूंढते हैं, सुंदरवन पे देखते हैं क्या मैच हो रहा है। तो सुंदरी, सुंदरवन, सी का 3, तो सी का 3 इधर देखते हैं किसी में दिया हुआ है, तो सी का 3 दिया है 2 में, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगला देखते हैं, कह रहा है सागौन, देवदार, सिनकोना। तो देवदार के बारे में भी तो हमने पढ़ा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र हैं, अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें पाया जाता है क्या? देवदार। तो देवदार देखते हैं, कोई हाई एल्टीट्यूड दिया है, हिमालय का तराई, मध्य भारत, सुंदर भारत और हिमालय के उच्च क्षेत्र। हाँ देखो, हाई एल्टीट्यूड की बात कर दे रहा है ना कि हायर रीजन, तो इसका हो जाएगा क्या? देवदार का हायर रीजन। फिर बात कर रहा है सागौन, तो सागौन तो हम देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सिनकोना चला जाएगा हिमालय का तराई क्षेत्र, जहां पर पानी की बहुलता ज्यादा होती है। तो हो रह गया क्या? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है? सही कोड यहां दे रखा है, आप ध्यान दीजिए। चलो इधर से मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ही 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहला दे रखा है एवरग्रीन, दूसरा दे रखा है ड्राई डिसीडियस, तीसरा दे रखा है मॉइस्ट डिसीडियस। तो देखते हैं कि अल्पाइन, सबसे पहले अल्पाइन वाले को ढूंढो, क्योंकि अल्पाइन का मतलब ही होता है हाई एल्टीट्यूड वाला, हिमालय क्षेत्र वाला। तो अल्पाइन को ढूंढ रहे हैं। हिमालय का कोई दे रखा है, तराई, सह्याद्री, अरुणाचल प्रदेश और मध्य गंगा का मैदान। तो उत्तर हो जाएगा इसका। अभी देखते हैं, चलो बाकी का पहले मैच कराएं, क्योंकि 2 ऐसे रीजन मिल रहे हैं जहां ये मैच कर रहा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो जो शुष्क ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट था, ये हमने देखा था ना कि मध्य भारत में पाया जाता है। तो बी का हो जाएगा 3। तो देखते हैं बी का 3 किसी में रखा है, बी का 3 दे रखा है इसमें और इसमें, यानी कि बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है किसकी? ए और सी की। फिर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन तो वहां पाए जाएंगे जहां पानी थोड़ा ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा सह्याद्री, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो डी का हो जाएगा 2, तो डी का हो जाएगा 2, तो डी का हो जाएगा 2, यानी हो गया इसका उत्तर ए सही हो गया। फिर कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात कर रहा है, जहां पर पत्ते गिरा देते हैं, तो वो हो जाता है तराई क्षेत्र। और अल्पाइन का मतलब ही ऑटोमेटिक निकल रहा था कहां? हाई एल्टीट्यूड, यानी अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कि सुमेलित करना फिर से उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ की वनस्पति और पतझड़ वन को मैच कर रहा है। इसमें सबसे आसानी से सबसे पहले आप ढूंढेंगे किसको? कच्छ की वनस्पतियों को। कच्छ की वनस्पतियों में क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव। इसमें क्या पाया जाता है? मैंग्रोव। देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, या इसको कहते हैं क्या? स्वैम्पी फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट ये पाया जाता है, कच्छ की वनस्पतियां हैं, और यही पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और कहां? पश्चिम बंगाल में। चलो देखते हैं कहां कहां दे रखा है। सुंदरवन, हाँ तो एक तो मैच हो ही गया, सी का 1। सी का 1 देखो किसी में दे रखा है, सी का 1, ये तो ऑटोमेटिक आंसर कट के निकल गया डी। लेकिन सारे के सारे देखते हैं। कह रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय वन वहां पाए जाएंगे जहां पर पानी 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास हो। तो यहां भी पानी कम है, यहां भी पानी कम है, लेकिन साइलेंट वैली में पानी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद हो गया शंकु वृक्ष, यानी कोनिकल फॉरेस्ट। कोनिकल फॉरेस्ट होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। तो ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो शंकु वाले वृक्ष हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और पतझड़ वाले वन, तो जहां पानी पत्ता गिरा देता है, वहां ऐसी जगह जहां पर पानी कम हो। तो आंसर हो जाएगा, वैसे भी हो गया था और ऐसे भी हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? पूछ रहा है हिमालयन वेजिटेशन का कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल स्पीसीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। तो देखते हैं कौन सा ऐसा हो सकता है जो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। जूनिपर, सिल्वर फर्न, महोगनी और स्प्रूस। तो आप इसका आंसर दीजिए, मैं बताता हूं। इसमें से एक पौधा है ना जो एक्चुअली में पाया जाता है, अमेरिकन रीजन का पौधा है।
जो दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर पाया जाता है। लैटिन अमेरिका में भी होता है, दक्षिण अमेरिका में होता है, कैरेबियन द्वीप समूह में होता है, ये भारत में भी होता है लेकिन बहुत कम जगह पर पाया जाता है। और ऐसा होता है कि इसके लिए जो एटमॉस्फेयर होती है वो हमारे यहाँ होती नहीं, और इसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए हम लोग इस पौधे पर ध्यान ही नहीं देते, ज्यादातर इन पौधों को लगाते भी नहीं। ये पौधे मिलते तो हैं लेकिन हिमालय के बहुत ऊंचाइयों पर जाने पर मिलते हैं और कुछ ही रीजन में मिल जाते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका महोगनी। महोगनी एक ऐसा पौधा है जो क्या कहते हैं, नॉर्थ और प्लस साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। ये साउथ अमेरिकन प्लांट है, ठीक है, कौन सा, महोगनी। फिर कह रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री की बात। सोशल फॉरेस्ट्री एक ऐसी तरह की फॉरेस्ट्री है, एक ऐसा वन लगाने का तरीका है जिसमें लोगों से कहा जाता है कि भाई जो खाली पड़ी जमीन है, बंजर जमीन है, जैसे नदी का किनारा हो गया, नहर के किनारे हो गए, ऊसर जमीन हो गई, बंजर जमीन हो गई, कहीं पर खाली पड़ी हुई जमीन है, जैसे गांव में जिस जमीन के लिए आए दिन बवाल होता रहता है कि यहाँ पट्टा अलाट हुआ, यहाँ ये हुआ, तालाब के किनारे है, ऐसी जमीनों पर जो वन लगाए जाते हैं वो कौन से वन लगाए जाए, तो ऐसी जमीन पर हम वही वन लगाएंगे जो ज्यादा टेम्परेचर भी सह सके, पानी कम हो तब भी सह सके, जल्दी मरे नहीं, क्योंकि भाई उसको देखने वाला कोई है नहीं, अपना रहता है तो हर आदमी उसका ध्यान रखता है। तो हमें एक ऐसा वो क्या कहते हैं छोकरा चाहिए, इसको एक्चुअली वेस्टर्न यूपी में इसको छोकरा कहा जाता है, इस प्लांट को। कोई है वेस्टर्न यूपी से जो कमेंट करके बताए कि आपके यहाँ कौन सा पेड़ है जिसको छोकरा का पेड़ कहा जाता है। तो छोकरा के पेड़ को कहते हैं क्या, खेजरी का पेड़, और इसी को कहा जाता है मरुस्थल का राजा, द किंग ऑफ डिजर्ट। ज्यादातर जो आप राजस्थान के फोटोज देखते होंगे ना, तो वहां पर या वेस्टर्न यूपी के फोटो देखते होंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट में भी दिखाया जाता है कि एक पेड़ है जिसके नीचे बैठ के आराम से पंचायत हो रही है, वो पेड़ इसी का है, खेजरी का पेड़ है। ये हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, हर एक चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, और इसी को वेस्टर्न यूपी में क्या कहा जाता है, छोकड़ा। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा इसका डी, खेजरी का। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत उत्तर हमें बताना कि कौन सा है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल दिए तो भाई एकदम 100% सही है। भीतर कड़िका उड़ीसा में है, ये भी आंसर सही है। फिर बात आती है पिचवरम, ये तमिलनाडु में है, जो नहीं मालूम उनके लिए बता दूं कि ये भी आंसर सही है। चौथा ऑप्शन दे रहा है वेम्बनाड कर्नाटक, तो भाई वेम्बनाड केरल की एक झील है और उसके आसपास पाए जाने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है वेम्बनाड टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो वेम्बनाड कहां पर मिल जाएगा, केरल में। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाए, कहते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में कहां पाया जाएगा। बात यहां पूछ रहा है परसेंटेज वाइज कि कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र कवर कर रहा है। तो यहां हम देख लेते हैं, अगर परसेंटेज वाइज आपसे पूछ दे, आपको हमने शुरू में ही बताया था एरिया वाइज फॉरेस्ट को। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होते थे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। और अब बात परसेंटेज वाइज की कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा है कहां पर, लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर पर है मिजोरम में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो शायद अंडमान होगा, और चौथे नंबर पर देखें मिजोरम के बाद तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, तो ये चार आंसर सही हो जाएंगे परसेंटेज वाइज। तो देखते हैं कह रहा है क्या कि सबसे ज्यादा कहां होगा। तो आंसर देखो क्या दे रखा है, ये लगता है बिहार पीसीएस का क्वेश्चन बन गया। तो आंसर हो जाएगा देखो क्या, सी, क्योंकि लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, मिजोरम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा बार बार पढ़ने पर ना। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा परियोजना एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, दो नदियों को आपस में जोड़ा गया था एक तरह से लिफ्ट लगा के। जैसे लिफ्ट में होता है ना पानी, लिफ्ट में आदमी को एक जगह से ऊपर दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है नीचे से ऊपर, वैसे ही ये पट्टी सीमा लिफ्ट वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था जो दो नदियों को आपस में जोड़ रहा था। ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। कहां की, आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश की परियोजना थी, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिससे दो नदियों को आपस में जोड़ा गया था। एक नदी जो निकल रही थी कहां से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से,
और दूसरी नदी निकल रही थी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो दो नदियां कौन कौन सी होंगी। तो एक हो जाएगा कृष्णा और एक हो जाएगा गोदावरी। चलो ठीक है भैया, तो आपने देख लिया कि आंध्र प्रदेश की ये परियोजना थी जो वाटर इंटरलिंकिंग वाली बात थी, दो नदियों को आपस में जोड़ा गया था। महाबलेश्वर से निकल रही थी कौन सी, कृष्णा, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकल रही थी कौन, गोदावरी। तो गोदावरी और कृष्णा, इन्हीं दोनों नदियों के पानी को आपस में जोड़ा गया था। और जैसे लिफ्ट एक चीज को लेकर पानी को दूसरी जगह, पानी नहीं, आदमी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, वैसे ही कहा गया था कि इसको एक लिफ्ट परियोजना की तरह बनाया गया था कि पानी को एक जगह से ढकेल के दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। और ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि इन नदियों में पानी कभी कभार कम हो जाता है, मौसमी नदियां होती हैं, इनमें पानी कम होने पर एक नदी के पानी को दूसरी नदी में ढकेल दिया जाता है। ऐसे ही 2005 में उत्तर प्रदेश में दो नदियों को आपस में जोड़ा गया था, किसको, केन और बेतवा को। चलो आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देना जब भी क्वेश्चन लगाना कि पूछ रहा है सही है या नहीं है। चलो एक बार सवाल पढ़ लो फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, साथ में पढ़ते चलते हैं। घाट प्रभा नहर परियोजना, तो घाट प्रभा एक सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की, और ये है कर्नाटक में। घाट प्रभा नदी पर ही ये घाट प्रभा नहर बनाया गया, तो आंसर एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उकाई डैम परियोजना, तो उकाई डैम गुजरात में तापी नदी पर बनाया गया है, तो इसलिए आंसर ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नीरा नहर परियोजना, नीरा नहर यही कृष्णा नदी की सहायक नदी है, नीरा नहर, और ये भी महाराष्ट्र में है। कृष्णा की सहायक है नीरा, कृष्णा की सहायक नदी है क्या, नीरा नदी, और इसी नीरा नदी पर से ही पानी को निकाल के नीरा नहर परियोजना बनाई गई थी महाराष्ट्र में। बिल्कुल ये भी आंसर सही है। फिर कह रहा है जवाई परियोजना दे रखा है तमिलनाडु, तो यही आंसर गलत होगा, क्योंकि जवाई से याद रखिएगा सवाई, और सवाई के नाम से आपको याद रहता है ना, एक राजा थे राजस्थान के सवाई माधव सिंह, तो उन्हीं के नाम पे याद रखिएगा सवाई, जवाई, सवाई माधव सिंह से जवाई नहर परियोजना, क्योंकि ये लूनी नदी है, एक राजस्थान में बहती है। ठीक, कौन सी नदी, जवाई परियोजना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम कहें क्या कि ये लूनी नदी है। कौन सी, लूनी, और लूनी नदी कहां बहती है, राजस्थान। तो जवाई परियोजना कहां है, राजस्थान में, और नदी पूछ दे कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, लूनी नदी कहां बहती है, राजस्थान में, और परियोजना का नाम है क्या, जवाई। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान रहेगा, कई सारे ऑप्शन इसमें मर्ज कर रखे हैं ना। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में तो दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक एजरसन रीजन का क्वेश्चन है, तो एजरसन रीजन में देखते हैं कि एजरसन या कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि प्रादीपी भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। हाँ है, तालाब की बात कर रहा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर नदियां मौसमी हैं, इनमें सदा नीरा नहीं है, इनमें हमेशा पानी नहीं रहता है, तो इन्हीं पानी को बड़े बड़े तालाब और कुएं बना के उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसी तालाब से खेतों की सिंचाई की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंचाई वाली बात करें, तो आप साउथ इंडिया के मंदिर जब देखेंगे ना, तो साउथ इंडिया के मंदिरों में भी होता है कि मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा होता है कि हर मंदिर में एक तालाब आपको जरूर मिलेगा। जब मंदिर की संरचना आप इतिहास में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर में 3 तरह के मंदिर पढ़ाए जाएंगे आपको, कौन से, नागर, बेसर और नीचे द्रविड़। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता यही रहती थी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो प्रांगण बनाया जाता था, जो बाउंड्री बनाई जाती थी, वो उसमें एक तालाब आपको अवश्य मिलेगा। उस तालाब में हमेशा अपने साथ वो पानी होल्ड करके रखते थे, क्योंकि 12 महीने हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि नलकूपों में पानी आ रहा है और उसी तरह पानी को वहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका पानी न होने की वजह से ये तालाब बनाते थे और तालाबों में अपना पानी रोक के रखते थे, इसलिए एजरसन सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। हाँ भाई, यही कारण ही है, बिल्कुल कारण सही दिया, कारण सही स्पष्टीकरण बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तालाब इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ की नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता, उन्हीं पानी को स्टोर करके बाद में इसको यूज किया जाता है। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से वही गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो नहीं को पहले मार्क करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो बात सही है कि 33% ऑफ द एरिया इज कवर्ड अंडर 750 मिलीमीटर ऑफ द रेन, एंड 750 मिलीमीटर को क्या कह सकते हैं, कितना सेंटीमीटर, जल्दी बताओ। तो आंसर ए सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि देश में सिंचाई का एक प्रमुख साधन कुआं है। नहीं भाई, कुआं में डूब के मरने की जरूरत नहीं है। कुएं एक है ना गाना कि क्या कहता है, छोड़ो जान दो, गाने की बात छोड़ो, यहां वापस आ जाओ। सबसे ज्यादा पानी की सिंचाई जो होती है ना, वो होती है नलकूप से।
ट्यूबवेल से होती है। किससे? ट्यूबवेल, कुआं नहीं, वेल नहीं, ट्यूबवेल। और कितना होता है? तो लगभग 48% के आसपास। अगर ट्यूबवेल और कुआं दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए तो उत्तर हो जाता है 63%। इतना ज्यादा सिंचाई होती है इन ट्यूबवेल से। और इन ट्यूबवेल से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70% सिंचाई इसी ट्यूबवेल से होती है। तो आंसर कुआं नहीं हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। तो आंसर तो ऐसे ही कट के मिल गया कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। बाकी आप देख लीजिए, कह रहा है कछारी मृत्ति देश के उत्तरी मैदानों के प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। बिल्कुल, जहां पानी का जमाव होता है वहां जब पानी सूख जाता है तो वही मृदा कठोर होती है और उसी मृदा को, मिट्टी को क्या कहते हैं? कछारी। फिर कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र के देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। बिल्कुल आंसर सही है। आंसर इसका एक पॉइंट पकड़ने वाला था बी, कि सबसे ज्यादा सिंचाई कुआं से नहीं होके किससे होती है? नलकूप से। नलकूप और कुआं को अगर मर्ज कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा सिंचाई लगभग 63% इन्हीं दोनों से होती है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांक लगभग सर्वाधिक है? कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया इरिगेशन की बात कर रहा है तो सबसे अधिक होता है चंडीगढ़ में। देखते हैं क्या आंसर में दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जब प्रतिशत वाइज पूछता है ना तो पहले नंबर पर आएगा चंडीगढ़, फिर दूसरे नंबर पर आता है पंजाब। अगर राज्य की बात कर दी जाए तो पंजाब हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए या यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड की जाए तो आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा। ठीक, तो देखते हैं इसमें से क्या ऑप्शन दे रखा है। हरियाणा दिया है ना? हाँ, पंजाब नहीं दिया, हरियाणा दिया है। तो आंसर ऑटोमेटिक डी सही हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। वैसे महाराष्ट्र तो ऐसे नहीं से 17% के आसपास है। यहां पर लगभग 80-86% के आसपास सिंचाई होती है ना, परसेंटेज वाइज। तो हरियाणा इसका आंसर सही होगा। अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो चंडीगढ़ और पंजाब इन दोनों सबसे ऊपर होते हैं। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड है। माइक्रो इरिगेशन इजराइल से अभी हमने एक पद्धति ली है, ड्रिप इरिगेशन, उसी को कहा जाता है माइक्रो इरिगेशन। मतलब कम से कम पानी में फसलों को कितना ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है बिना नुकसान किए। नुकसान न पेड़ का होना चाहिए, नुकसान सॉइल का नहीं होना चाहिए, नुकसान खेत में जो नाइट्रोजन डाई और जिंक छींट रहे होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सारे नुकसान को बचा के कम पानी में खेती को उगाने को कहा जाता है माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति। उसी के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। बिल्कुल, पोषक हानि कम हो सकती है। उर्वरक क्या होता है कि पानी चला दिया हमने, खेत में खाद छींट दी, अब पानी चला रहे हैं तो खेत में से पानी बह के निकलेगा तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, इससे बच जाता है, इसलिए हानि कम होती है। दूसरे पर कह रहा है कि ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको हम कह दें कि एकमात्र है। यही एक शब्द देके इन्होंने फंसा दिया कि सिंचाई का एकमात्र साधन यही थोड़ा है। नलकूप है, कुआं है, तालाब है, नहरें हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंचाई का पद्धति ये तो हो नहीं सकता, इसलिए एकमात्र दिया तो यही आंसर गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, कह रहा है कि इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे पानी के साथ एक कंडीशन होती है कि आपने खेत में पानी चलाया और फिर पानी के साथ क्या होता है, नीचे 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 निकलता रहता है और ऊपर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं एक फॉर्म में आकर अरेंज हो जाता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोट, ये सारी चीजें अरेंज होती रहती हैं। तो इसको क्या करता है कि माइक्रो इरिगेशन एक ड्रिप स्प्रिंकलर मेथड से हम सिंचाई कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू इसके ऊपर घूम रहा होता है और इसके घूमने से क्या होता है कि चारों तरफ पानी का छिड़काव होता रहता है और इस छिड़काव से जो पानी का स्तर जो नीचे भागना है वो नहीं जाता है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि भौम स्तर के जल स्तर को कम होने से रोकता है, इसलिए ये भी आंसर सही होगा। ये जो एकमात्र देके फंसाया था ना, ये नहीं चीज को ध्यान रखना है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो दो जिसमें देखो दिया हो वो तो नहीं हो सकता, तो दो यहां भी दिया है नहीं होगा, दो यहां भी दिया है नहीं होगा, फिर यहां पर केवल एक और केवल एक और तीन, तो आंसर पहला भी सही है, आंसर तीसरा भी सही है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो अभी हम कह रहे थे एक तो पहले सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से। फिर पूछ रहा है कि नलकूपों से भी सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। तो अभी हमने पीछे एक बात में कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो बात होता है क्या उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बिहार
नंबर 2 पर है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश को भी ऑप्शन में हटा के पूछ लेना तो बिहार ऑटोमेटिक दूसरे से पहले नंबर पर आ जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है नलकूप से सिंचाई में। और नलकूप से सिंचाई में भी अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ना, तो जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्ट यूपी, इसमें सिंचाई बहुत ज्यादा होती है नलकूपों से, यह ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में, ये एक एक्चुअली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, भारत आए थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। जब भारत में आए, देखे साउथ इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही, सिंचाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, तो कई सारे नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। और इनमें देखें तो सबसे पुरानी नहर मानी जाती है गंग नहर, जो श्रीगंगानगर के क्षेत्र में राजस्थान में गंग वंश के एक राजा थे, वहां उनके द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए उसको गंग नहर कहा जाता है। यहां आंसर सही हो जाएगा आर्थर कॉटन, ये ए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां है? तो भाई हिमाचल प्रदेश में दो नदियां, ऐसे ऊपर से देखा जाए जो सिंधु नदी की नदियां है ना, सबसे ऊपर कौन सी है जल्दी बताओ? इंडस, उसके बाद चेनाब, फिर उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद रावी, फिर रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलुज। तो यही ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पर, जहां ब्यास नदी और सतलुज नदी आपस में मिल रही होती है, उसी के मुहाने पर एक बैराज बनाया गया है, उसी बैराज का नाम है हरिके बैराज। तो वहीं से निकाली जाती है ये नहर, इंदिरा गांधी नहर। और 1958 में इसका कार्य शुरू हुआ था, 1958 में। तो आंसर हो जाएगा क्या? हरिके बैराज। और अगर नदी पूछ दे कि किन नदी के मुहाने पर ये बैराज बनाया गया है, तो एक हो जाएगा क्या? व्यास नदी, और एक हो जाएगी क्या? सतलुज नदी। लेकिन अगर पूछ दे कि किन किन नदियों का पानी से इस किन नदियों का पानी इसको प्राप्त होता है, तो वहां रावी भी हो जाएगी। लेकिन किस नदी के मुहाने पर बना है, तो उत्तर हो जाएगा व्यास और सतलज। और बैराज का नाम पूछता है तो हो जाएगा हरिके, और ईयर पूछ देता है तो हो जाता है 1958। चलो अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन वही बन गया कि अगर पूछ रहा है ना कि जल प्राप्त करती है, तो ब्यास तो होगा ही, सतलुज होगा ही, लेकिन रावी भी आंसर सही हो जाएगा, चेनाब गलत हो जाता है। इन तीन, क्योंकि ये दोनों नदियां आपस में मिलकर इसको पानी देती रहती हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं, कह रहा है कि इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव वाटर। अच्छा सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा नदी निकाली जाती है, और नरौरा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है नरौरा, बुलंदशहर के पास, वहीं पर भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक सेंटर बना हुआ है। तो वहीं से ये नहर निकाली जाती है, निचली गंगा नहर। और इसकी टोटल लंबाई लगभग, इसकी जो मेन नहर की लंबाई है वो है 98 किलोमीटर की, और ओवरऑल लंबाई देखी जाती है तो वो लगभग 8 से 8,500 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। लेकिन जो मुख्य नहर की लंबाई अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा 98 किलोमीटर। निकल कहां से रही है? नरौरा में। नरौरा कहां है? बुलंदशहर में, और गंगा नदी के दाहिने तट से ये निकाली जा रही। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियाली एक परियोजना है। हरियाली एक ऐसी परियोजना है जिससे क्या करते हैं, पानी को रोक के, जल संरक्षण से लेना देना इस योजना का था कि जल संरक्षण करते हैं, पानी रोकते हैं, और उसी पानी से हरियाली को बढ़ावा देते हैं। चलो देखते हैं, कह रहा है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बंजर भूमि के विकास के लिए, तो हाँ बंजर भूमि का विकास करना है, बिल्कुल बंजर भूमि का ही विकास करना है। कैसे? पानी के द्वारा। तो ये हो जाएगा उत्तर। अगर एक्चुअली इसका देखा जाए तो होना चाहिए वाटर मैनेजमेंट। जल संरक्षण की विधि थी हरियाली परियोजना, और जल का संरक्षण करके वापस खेतों में पानी डालना, नहरों में पानी डालना, और क्या कहते हैं, सामुदायिक जो वानिकी का कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए, बंजर भूमि का विकास करने के लिए, इसके लिए ये हरियाली योजना लाई गई थी। एक क्वेश्चन, शायद एक या दो क्वेश्चन और बना होगा, तो थोड़ी हिम्मत बांधे रहिए कि एकीकृत जल भरण संरक्षण, रुक जाओ थोड़ा इंग्लिश हमको पढ़ लेने दो, कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि क्या मृदा के बह जाने की रोकथाम? हाँ बिल्कुल करता है। मृदा का बह जाना ही तो रोकना है इसको। फॉरेस्टेशन के द्वारा नई नई घासें लगाना, पेड़ लगाना, वनोन्मूलन करना, वनों को बढ़ाना, जिससे कि क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, तो वो करता है।
फिर कह रहा है कि देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना ये तो संभव नहीं है भैया, क्योंकि आधे इंडिया में 12 नदियां, आधे इंडिया में मौसमी नदियां, जोड़ेंगे कैसे? तो ये तो ऐसे ही गलत होकर निकल गया। फिर कह रहा है वर्षा का जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, बिल्कुल वर्षा के पानी को रोकेंगे, रिजर्व करेंगे और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आंसर सही होगा। फिर कह रहा है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन करना, रीन्यू करना नेचुरल वेजिटेशन को। तो हाँ भाई कर तो देंगे, कैसे करेंगे? दो तरीका हमने पीछे देखा है। तो इसका आंसर बस दो पकड़ना है, दो जिसमें रहेगा वही गलत होगा। दो किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। कोशिश करती है यूपीएससी ना कि आपको एक दो पॉइंट ऐसा देगी जिसको पकड़ के आप पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। चलो, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप इरिगेशन पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। वही ड्रिप इरिगेशन की बात अभी तक हम कर रहे थे ना, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, और यही पद्धति हम मांग रहे हैं किससे? इजराइल से, क्योंकि इजराइल ऐसा देश जहां पर नदी है ही नहीं, वहां पर पूरे देश को इन्होंने घूम घूम के नहर बना डाली है और उस नहर के साथ इन्होंने इतनी बढ़िया खेती वहां पर की है। और वापस क्या करते हैं, उसी स्वेज नहर के पानी के बगल से उसको ऊपर पानी खींच लेते हैं और मेडिटेरेनियन सी से पानी ले आते हैं, भूमध्य सागर से। और क्या होता है कि उन नहरों के पानी को इतने सूक्ष्म तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से वो अपना यूज करते हैं। हम वही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पानी का स्तर क्योंकि नीचे भाग रहा है, उसको हम सुधार कर सकें, रोक सकें, इसलिए हम उनसे वो टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो माइक्रो इरिगेशन का जो बात कर रहा है, तो कह रहा है कि इसी माइक्रो इरिगेशन से लाभ क्या होंगे? पहला, खरपतवार में कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा नहीं बहाएंगे आप, तो जो घास पौधे हैं जो पानी से जिंदा रहते हैं वही नहीं होंगे, तो खरपतवार में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल पहला सही। दूसरा कह रहा है मृदा लवणता में कमी आएगी। तीसरा कह रहा है मृदा अपरदन में कमी आएगी। तो हाँ भाई, मृदा अपरदन में भी कमी आएगी, लेकिन मृदा के लवणता में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि सैलिनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दो गलत होगा। फिर देखते हैं, दो इसमें भी दिया है। अच्छा, यहाँ की तो लाभ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत होकर निकल गया। ये भी गलत हो गया। केवल 3, 1 और 3, तो 1 और 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए जीएस फोरम का ये ऑफिशियल चैनल। और ध्यान रखिए, देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इतने आसान तरीके से बताया जो आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव ऑन दिस जीएस फोरम ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच।